अगर बेटी की तारीफ दामाद करे तो उसे कहते हैं कि मेरा दामाद लाखों में एक है। और अगर पत्नी की जरा सी तारीफ उसे पत्नी का गुलाम कहा जाता है। ऐसा क्यों? पत्नी और बेटी में क्या फर्क है? क्या बहू और बेटी में फर्क करना सही है? अगर सही है तो हाँ में, और अगर गलत है तो ना में जवाब दीजिए। प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पहले कहानी को पूरा सुनिए। इस कहानी के अनुसार बहू गलत है या सास गलत है? बहू सही है या फिर सास सही है? शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार की जिम्मेदारियां होती है, पर वह चाहकर भी अपनी मायके की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। आखिर क्यों? बेटियां वह पौधा है जो एक मिट्टी से उखाड़कर दूसरी मिट्टी में रोपा जाता है। दूसरी मिट्टी अगर उपजाऊ है, उस पौधे की अच्छी देखभाल होती है और उसे प्यार से सींचा जाता है, तो वह पौधा वृक्ष बन जाता है। पर हर पौधे के नसीब में प्यार और उपजाऊ मिट्टी। बहू, मैंने सुना है तुमने अपने भाई को नया फोन भेजा है। अभी ना तो रक्षाबंधन है और ना ही कोई त्योहार, फिर नया फोन भेजने की क्या जरूरत थी? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और मायके वाले तो ऐसे भी बेटियों से कुछ लेते नहीं है, पर तुम हो कि पैसों को पानी की तरह उन पर बहाई जाती हो। यही अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खर्चा करने को कहूँ तो तुम्हें नानी याद आ जाती है। कामिनी जी अपनी बहू सिमी से कहती है। सिमी बोली, मम्मी जी आपको कैसे पता चला कि मैं विकास भाई को फोन भेज रही हूँ? और पता चल भी गया तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या रक्षाबंधन या कोई त्योहार आएगा तभी मैं उसे उपहार भेज सकती हूँ? आप जानती है पापा रिटायर हो चुके हैं और अक्सर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके पास फोन है, पर वो पुराना है, उसमें उसे दिक्कत हो जाती है। अब मम्मी और पापा मुझसे तो कहेंगे नहीं, छोटा भाई है, उसका तो मुझ पर पूरा अधिकार है, बनता है, इसलिए मैंने उसके लिए फोन भेज दिया। कामिनी जी बोली, वही तो मैं भी कह रही हूँ। फोन भेजने से पहले तुमने एक बार भी अमन बेटा को पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। हद होती है फिजूल खर्ची की। कमाती हो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी सारी कमाई अपने मायके वालों पर लुटा दो। सिमी बोली, मम्मी जी अगर यही फोन मैं दीदी ननंद या उनके बच्चों को देती तो आप मुझसे बहुत खुश होती ना। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, ये फोन मैंने अपने पैसों से भेजा है, आपके बेटे के पैसे से नहीं। और अगर मैं अपनी कुछ कमाई मायके वालों पर खर्च कर दूं तो दिक्कत क्या है? इतना कहकर सिमी अपने कमरे में चली गई थी। कुछ घंटे बाद सिमी रसोई में काम कर रही थी। अमन दफ्तर से लौटकर आए, हाथ पैर धोकर माँ के कमरे में रोजाना की तरह थोड़ी देर बैठने गया। माँ कामिनी जी ने बहुत कुछ कहा, पर अमन ने पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया और कमरे में आकर सिमी से बोला, अगर तुम्हें फोन देना ही था तो तुम माँ को पता नहीं लगने देती। बस यही दिक्कत है, सिमी बोली। क्यों? आप या मम्मी जी अपने रिश्तेदारों को देने से पहले मुझसे पूछकर देते हो? फिर मैं क्यों अपने भाई को कुछ भी अपनी कमाई से दे रही हूँ, कोई चुरा कर नहीं दे रही हूँ। अमन कुछ कहता उससे पहले सिमी बोली, मैं गलत नहीं हूँ, तब भी आप अपने परिवार वालों का साथ दे रही है और मुझे बातों को छुपाने की सलाह दे रही है। आखिर कब तक ये समझौता करती रहूं? मैं अपनी बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, फिर भी सही होने पर भी मुझे ही गलत ठहराया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? अमन बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं परिवार के विरोध में जाना नहीं चाहता। मेरी माँ और बहन का स्वभाव तुम जानती हो। जरूर सुषमा बहन ने माँ के कान भरे होंगे। जब भी आती है कुछ न कुछ झमेला मेरे लिए खड़ा करके जाती है। पापा इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते और माँ है कि मेरा जीना हराम कर देती है। सिमी बोली, मुझे बहुत हैरानी हो रही है आपकी सोच पर।
मैंने क्या मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे लड़के के साथ मुझे बांध रहे हैं जो अपनी सही पत्नी के साथ भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सोचिएगा कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना कहकर सिमी सबका खाना लगाने लगी। अगली सुबह सिमी हर रोज की तरह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी ताकि काम पर जा सके। उसने जल्दी से सास और ननद के लिए चाय नाश्ता रखा तो कामिनी जी बोली, बहू इस चाय में एक चुटकी जहर भी दे दो। अपमान सहने के बाद कोई तुम्हारे हाथ की चाय कैसे पिएगा। अमन भी वहीं बैठे थे। वो बोले, माँ कल की बात तो कल खत्म हो गई थी, फिर आज सुबह से ये सब क्यों। कामिनी जी बोली, दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो भी कुछ कहा मुझे मालूम है। मैं तो बहुत सी बातें इसकी बर्दाश्त कर जाती हूँ ताकि परिवार एक साथ रहे, पर मेरी बहू को अपने मायके पर खर्च करने से फुर्सत मिले तब तो अपने परिवार के बारे में सोचे। सिमी ने देखा दूर बैठी सुषमा मुस्कुरा रही है। उसने चाय पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी आपके कान कौन भरता है मुझे भी मालूम है, पर मुझे इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। इस घर के लिए सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी सोचती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि मेरे पैसों पर मेरे भाई का भी अधिकार है। आप लोगों का खाना बनाकर रख दी हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो काम पर चली गई। कामिनी जी बोली, देखा अपनी पत्नी के तेवर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसका मन इतना बढ़ाकर रखा है, तभी तो ये इतना बोल गई। अभी भी समय है, संभाल लो। कल को बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें भी ये तुम्हारे खिलाफ कर देगी। सुषमा बोली, सच में भैया, मैं तो अब पराई हो गई हूँ, फिर भी इस घर की चिंता में बैठी हूँ। आपके बारे में, माँ के बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी मैं ही भाभी के निशाने पर रहती हूँ। भाभी तो कभी अपने परिवार के बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो मायके पर लगा रहता है। अमन बोला, सुषमा कम से कम आग में घी डालने का काम मत करो। और तुम जो भी कह रही हो ना कि वो अपने मायके वालों के बारे में सोचती है, अरे वो तो कम से कम सोचती है, पर करती तो ससुराल वालों के लिए ही है। और तुम क्या करती हो, साल के 6 महीने तो मायके में बैठी रहती हो। और माँ, वो अपने पैसों का क्या करती है, इसका हिसाब भी मैं उससे नहीं लूंगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो फिजूल खर्ची नहीं करेगी। कामिनी जी बोली, सब कुछ तो ठीक है, पर अपनी शादीशुदा बहन से कोई इस तरह से बात करता है, ये भी जरूर तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हें सिखाया होगा। न जाने मेरे घर की शांति को क्या हो गया है। अमन गुस्से में बोला, आप मुझसे क्या चाहती है। वो अपने पैसे खर्च कर रही है, उस पर भी मैं रोक लगा दूं। कामनी जी गुस्से में बोली, ऐसा करो, कुछ महीने के लिए उसे मायके भेज दो। जब माँ बाप के घर में बैठी रहेगी तब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि बेटी को कैसी शिक्षा दी है, और बहू को भी पता चलेगा कि ससुराल का सुख क्या होता है। अरे बहू के पैसों पर उसके माँ बाप का अधिकार नहीं, बल्कि ससुराल वालों का अधिकार होता है। अमन गुस्से में बोला, ठीक है, आज रात इसका भी फैसला कर ही दूंगा। अब मैं जाऊं। आज के दिन ऑफिस के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की आप दोनों ने। इतना कहकर वो चला गया। जब भी सुषमा मायके आती थी, घर का माहौल कुछ ऐसे ही डगमगा जाता था। सिमी के माता पिता कभी भी उससे कोई मदद नहीं लेते थे, परंतु पिता के रिटायरमेंट के बाद सिमी अपना फर्ज निभाते हुए अपने भाई की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी, जो कि कामनी को भी पसंद नहीं आती थी। रात में जब सब खाना खा रहे थे तो सुषमा तंज करते हुए बोली, सिमी को बोली, भाभी, आपके मायके वाले ही आपके लिए सब कुछ है, क्या हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती है और उन्हीं पर खर्च करती है। अमन बोला, खाने के टेबल पर भी तुम लोग शुरू हो गए।
सिमी मुस्कुराकर बोली, अरे ननंद भाभी के बीच हंसी मजाक हो रही है, और दीदी मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार है। ये मैं कैसे खर्च करूंगी, ये मेरा निर्णय होगा। जहां तक हक की बात है, जितना हक आपका आपके भैया के पैसे पर है, उतना ही मेरा भाई का मेरे पैसे पर है। और जहां तक उपहारों की बात है, उपहार किसे ज्यादा मिलते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये बात कामिनी जी को चुभ गई। उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी ननद ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया। आखिर वो गलत क्या कह रही है। तुमने अपनी ननद को तो कभी कोई फोन खरीद कर नहीं दिया। पहले लड़कियों के मायके से उपहार आते थे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अमन बोले, कम से कम खाने की टेबल पर तो शांति बनाए रखो। और माँ, आपको क्या कमी है, आपका बेटा भी तो कमाता है। इसकी कमाई ये कैसे खर्च कर रही है, करने दीजिए। और वैसे भी ये अपने छोटे भाई के प्रति बस अपना फर्ज निभा रही है, तो इसमें क्या गलत कर रही है। सुषमा तुरंत बोली, भैया आपके कहने का क्या मतलब है। भाभी को अपनी सारी कमाई मायके वालों पर खर्च करनी चाहिए। अमन बोली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कमाओ और अपने पैसे मायके पर खर्च करो। सुषमा चुप हो गई। अगले दिन रविवार था। अमन सिमी से बोला, सिमी मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मायके चली जाओ। सिमी बोली, मैं समझी नहीं, आप मुझे एकाएक मायके भेजने की बात क्यों कर रही हैं। आपकी खुशी के लिए हर बार मैं समझौता करती गई कि कभी ना कभी तो आप मुझे भी समझेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं तो मैं भी अब जाना चाहती हूँ। और आपको मुझे छोड़ने भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना काबिल तो बनाया है कि मैं अकेले मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर सिमी अपने कमरे में चली गई। सिमी फटाफट अपनी पैकिंग में लग गई। अमन बोला, नाश्ता तो कर लो। सिमी बोली, सबके लिए बना दी हूँ, और आज मेरा व्रत है। अब ये व्रत अपने मायके जाकर ही टूटेगा। तभी कामनी जी आई और बोली, बहू अभी क्यों जा रही हो, शाम में चली जाना, अभी तो पूरा घर बिखरा पड़ा है। सिमी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, एक हफ्ते की मेरी छुट्टी है, अब घर और रसोई आप सब मिलकर संभाल लीजिए। इतना कहकर वो तैयार होने चली गई। वहीं खड़ी सुषमा बोली, माँ अब तो आप दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। ये कह रहे थे दोपहर तक लेने आएंगे, तो मैं दोपहर में निकल जाऊंगी। बस मेरी जो खरीदारी नहीं हुई वो सारा सामान आप खरीद कर रखिएगा, अगली बार आकर मैं ले जाऊंगी। इतना कहकर सुषमा वहां से खिसक गई। अमन बोला, देख लिया माँ, अपनी लाडली बेटी को मिनट नहीं लगा कि अपने लिए सोचने लगी। सिमी नौकरी करने के बाद भी घर संभालती है, पर आप और आपकी बेटी नौकरों के साथ भी इस घर को नहीं संभाल पाती है। ऊपर से आपको बहू से शिकायत रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपने मेरी शादी करवाई ही क्यों। तभी अमन के पिता संजीत जी आए और बोले, कामनी मैं सोचता था घर परिवार तुम अच्छे से संभाल रही हो, पर नहीं, घर की लक्ष्मी को तुमने नाराज कर दिया, और जिसने कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचा तुम उसके लिए सोचती रही। सोचो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिख रही है, और तुम हो कि बहू पर लांछन लगा रही हो। आखिर उसने किया ही क्या है। उसकी कमाई पर उसके माता पिता का अधिकार तुमसे पहले है। कामिनी जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है। संजीत जी बोले, क्यों, बहू को पढ़ा लिखा कर क्या तुमने लायक बनाया, उसके माँ बाप ने बनाया है। अगर ऐसा है तो कहो, अपने बेटे से अपनी कमाई अपने ससुराल भेज दे।
बहू के पैसे अपने पास रखना चाहती हो और बेटे की कमाई ससुराल नहीं देना चाहती हो। तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। अमन पिता से बोला, पापा सोचिए, इन सभी चक्रों में मेरा पारिवारिक जीवन नरक हो रहा है। संजीत जी बोले, इन सब में कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। जब सही और गलत का फैसला लेने में मर्द कमजोर होता है तो औरतों के पास सत्ता चली जाती है। अपनी पत्नी के लिए तुम नहीं बोलोगे तो कोई और क्या बोलेगा। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो। जाओ और बहू को समझाओ। और तुम कामिनी, अपनी बेटी का सामान बांधो और उसे विदा करो और कहना त्योहारों पर आया करे। इतना कहकर वो चले गए। अमन जाकर सिमी को मनाने लगा। सिमी बोली, सब कुछ होने के बाद आप इसी तरह बात करते हैं। पापा जी ने अगर आपसे नहीं कहा होता तो आप मुझे मनाने भी नहीं आते, बल्कि मुझे मायके जाने देते। आखिर मेरे पैसों पर मेरे माँ बाप का अधिकार क्यों नहीं है। अगर मैं कुछ पैसे मायके के लिए खर्च कर देती हूँ तो क्या गलत करती हूँ। अमन ने हाथ पैर जोड़कर सिमी को मना लिया। दोपहर में सुषमा जाने लगी तो कामिनी जी बोली, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज मेरा सर सबके सामने झुक गया, सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण। उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपना ये व्यवहार अपने ससुराल में नहीं रखोगी, वरना ना तो मायके की रहोगी ना ससुराल की। अब अगली बार त्योहार पर ही आना। इतना कहकर उन्होंने सुषमा को विदा किया। कामिनी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सिमी के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए अफसोस जताई और बोली, बहू सही कहा था तुमने। जितना फर्ज है तुम्हारा ससुराल के प्रति, उससे ज्यादा मायके के प्रति है। क्योंकि आज जो भी तुम हो अपने माँ बाप के बदौलत हो। सिमी ने अमन की तरफ देखा। अमन बोला, गिले शिकवे को खत्म करो। माँ एक नई शुरुआत करना चाहती है तो तुम भी अपना बड़प्पन दिखाओ। सिमी ने हाथ जोड़कर कामिनी जी से कहा, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात से आपको भी कभी तकलीफ हुई है तो मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वो कामिनी जी के गले लग गई। अंत भला तो सब भला। अब सिमी बेझिझक अपने माता पिता की मदद करती थी और उसे कभी कोई रोकता टोकता नहीं था। आखिर उसके पैसे पर माता पिता का भी अधिकार बनता है।